नमस्कार साथियों। आजकल एक मुद्दा चला हुआ है नेपाल में हिंसा का। जो हिंसा का कनेक्शन कई जगह जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कई एप्लीकेशन बैन कर दी थी इसलिए हिंसा हुई है, जबकि हिंसा का असली कारण भ्रष्टाचार है। राजनीति में ज्यादातर स्वर्णों का दबदबा रहा है और स्वर्णों में खासकर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। नेपाल की राजनीति में लगभग हर दौर की सरकार पर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नेपाल का लोकतांत्रिक इतिहास लंबा तो नहीं है, लेकिन 1950 के बाद से लेकर आज तक भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। 1846 से 1951 तक इस दौर में सत्ता एक परिवार राणावंश तक सीमित थी। राष्ट्रकोष का दुरुपयोग किया गया, जनता पर भारी कर और शाही खर्चों में लूट खसोट आम आरोप थे। 1960 से 1990 तक पंचायत शासन, राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र का काल। 1960 में राजा महेंद्र ने दलों पर प्रतिबंध लगाकर पंचायत व्यवस्था लागू की। इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर कई शिकायतें उठी। सरकारी परियोजनाओं में धन की हेराफेरी, ठेकेदारी में पक्षपात और शाही परिवार के प्रभाव से लाभ उठाना। 1990 से 2006 बहुदलीय लोकतंत्र। 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ। इसके बाद नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों, विशेषकर सीपीएन यूएमएल की सरकारें बार बार बदलती रही। नेपाली कांग्रेस की सरकारों पर घोटाले जैसे विमान खरीद घोटाला, सीपीएन यूएमएल पर ठेकेदारी और नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगे। 2006 से 2015 माओवादी काल। माओवादी संघर्ष खत्म होने के बाद अब माओवादी सत्ता में आए, तब भी भ्रष्टाचार पर सवाल उठे। अंतरिम सरकारों में नेताओं पर कमीशनखोरी और ठेकेदार नेता गठजोड़ के आरोप लगे। सेनाई खरीदारी, राहत वितरण और पुनर्निर्माण कार्यों में धांधली। 2015 तक नेपाल का नया संविधान 2015 में आया और इसके बाद ही भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी रहा। केपी शर्मा ओली सरकार। कोविड-19 मेडिकल उपकरण घोटाला, राजकोष का दुरुपयोग, शेर बहादुर देउबा, बिम्स्टेक और एमसीसी समझौते को लेकर आर्थिक लाभ उठाने के आरोप, सड़कों और निर्माण परियोजनाओं में धांधली। पुष्प कमल दहल प्रचंड। नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, ठेकेदारों से गठजोड़, भूमि घोटालों पर सवाल। केवल सरकारें ही नहीं, नेपाल में न्यायपालिका, पुलिस और नौकरशाही पर भी बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नेपाल को बार बार एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना गया। यानी नेपाल में हर सरकार, चाहे वह राणा शासन, पंचायत काल, कांग्रेस, यूएमएल या माओवादी सरकार रही हो, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी रही। नेपाल में हिंसा के कारण बहुत गहरे और बहुत स्तरीय हैं। इसे समझने के लिए हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ऐतिहासिक कारकों को देखना होगा। नेपाल में सरकारें बार बार बदलती रही, नेता सत्ता में आते भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में उलझ जाते थे। जनता का भरोसा टूटने पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। नेपाल का समाज जातीय आधारित संरचना से गहराई तक प्रभावित है। दलित, जनजातीय, आदिवासी, मधेसी और थारू समुदाय लंबे समय तक हाशिए पर रहे। इन्हें राजनीति, शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अवसर नहीं मिला। इसी असमानता से आक्रोश पैदा होकर हिंसा में बदलता है। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, इसलिए वह आंदोलन या चरमपंथी समुदाय में शामिल हो जाते हैं। आर्थिक असमानता धनी और गरीब वर्गों के बीच टकराव को जन्म देती है। माओवादियों का विद्रोह 1996 से 2006, जमीन का असमान बंटवारा, शोषण, गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार, इन सब ने मिलकर माओवादी आंदोलन को जन्म दिया, जो बाद में बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। 2015 में आए नए संविधान के बाद मधेसी, थारू और जनजातीय समुदायों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया। पुलिस और आंदोलनकारियों की झड़पें हिंसक रूप लेती रही। नेपाल में हर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जनता जब न्याय नहीं पाती तो सड़कों पर उतरकर हिंसा करती है। नेपाल हिंदू बहुल देश है, लेकिन यहाँ बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक भी हैं। नेपाल में हिंसा भड़कने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि राजनेताओं के बच्चे अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, और वहीं मूल निवासी आम नागरिक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर धक्के खा रहे हैं और महंगाई की मार झेल रहे हैं। जब इस मुद्दे को उठाया गया सोशल मीडिया पे, तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में सीधी गोलियां चलाई गई, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। उसके बाद आंदोलन और हिंसक हो गया।